हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गणेश मौर्य और मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सीलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारी क्लास 7th की केमिस्ट्री शुरू होने जा रही है, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। ये केमिस्ट्री थोड़ी सी अनोखी होगी। क्यों? क्योंकि आप जो नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ते हैं उस मुकाबले में ये केमिस्ट्री थोड़ी एडवांस होगी। ऐसा क्यों होगी और ऐसा हम किया क्यों गया है, मतलब हमारे मैनेजमेंट की टीम की वजह से ऐसा क्यों किया गया है। रीजन ये है कि अब जो पेपर का लेवल बनता है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनता है। मतलब अगर जो आपने अपने सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स को भी देखा होगा तो वो कॉम्पिटेंसी लेवल पे टच होते हैं। मतलब कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि जो आपने पढ़ा उसे आप सोचे कितना और आपने उसके सोच करके आपने किन चीजों को कॉपी में लिखा। आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही दिए जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग कितनी बड़ी है। मतलब आप जो चीज पढ़ रहे हैं कि आप उसे इन्वायरमेंट के फिनोमिनाज में देख पा रहे हैं। ये चीज आपकी टेस्ट करने के लिए सीबीएसई एग्जामिनेशंस ने अपने क्वेश्चन पेपर्स को कॉम्पिटेंसी लेवल पे किया है और जो यही लेवल आईआईटी जेईई और नीट में भी फॉलो किया जाता है। मतलब आपका जो सोचने का तरीका है वो बताता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। और ये केमिस्ट्री कोई ज्यादा हार्ड नहीं, बस थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा, ये रीजन है। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर ये जो केमिस्ट्री हमारी रहने वाली है, यहाँ पर जो केमिस्ट्री हमारी रहने वाली है राइटिंग इतनी गंदी क्यों आ रही है? अब सही है। हाँ। ये जो हमारी केमिस्ट्री रहने वाली है, मूव ऑफ द किस तरफ? आईआईटी जेईई और नीट की तरफ। इन दोनों एग्जामिनेशंस के ऊपर हमारी ये तैयारी रहेगी। अरे ये हो क्या रहा है? ये हमारी जो केमिस्ट्री रहेगी ये इसी चीज पे रहेगी। अब ये जो दोनों एग्जाम है, ये एग्जाम है क्या? आईआईटी जेईई और नीट है क्या? जिन बच्चों को डॉक्टर या फिर इंजीनियरिंग का सपना देखते हैं कि हम बड़े होकर के इंजीनियर बनेंगे, बड़े होकर के डॉक्टर बनेंगे, तो अगर जो आपको एक अच्छा डॉक्टर या फिर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको इन दोनों एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा आफ्टर क्लास 12। मतलब जैसे ही आप क्लास 12 को पास करेंगे तैसे ही ये दोनों के दोनों एग्जामिनेशन आपके सामने होंगे और आपको इन्हें दे करके फिर आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर या फिर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर जो मैं अच्छे की बात करूं इसमें, तो जो नंबर 1 हमारे इंडिया का माना जाता है जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है आईआईटी, और जो इसमें माना जाता है वो है हमारा एम्स। एम्स जो हमारा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर माना जाता है। अब ये दो कॉलेजेस है, मैं ना बात कॉलेजेस की कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पर बात किसकी कर रहा हूँ, ना इस चीज की कर रहा हूँ कि आपको आईआईटी जाना है कि एम्स जाना है। इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, बात हो रही है तैयारी के ऊपर। इसकी जो तैयारी होती है बच्चों, आपने इसके 2 फेजेस में एग्जाम होता है। एक एग्जाम होता है जेईई मेंस जिसको कहा जाता है, और एक होता है जेईई एडवांस। जेईई एडवांस, जो बच्चे जेईई मेंस की कट ऑफ को क्लियर करते हैं वो लोग जेईई एडवांस में अपेयर होते हैं। मतलब मान के चलिए यहाँ 13 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि आफ्टर क्लास 12 आपसे मीट करेंगे, तो इसमें से ओनली 2.5 लाख स्टूडेंट्स ही आगे बढ़ के जेईई एडवांस को लिखते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो जेईई एडवांस हमारा कंडक्ट होता है वो आईआईटी के लिए होता है डायरेक्टली। मतलब जिन बच्चों को आईआईटी जाना है उनके लिए होता है जेईई एडवांस, ठीक है। और जो बच्चे इससे थोड़े इस एग्जाम से भी सिलेक्शन होते हैं, मतलब इससे भी इंजीनियरिंग कॉलेज मिलते हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन होता है, जैसे एनआईटीज हो गई, ट्रिपल आईटीज हो गई,
स्टेट कॉलेजेस हो गए, तो ये सारे के सारे हमारे कौन से इसमें आते हैं, ये सारे इस एग्जाम से आपको मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका नीट के ऊपर हम बात कर लें। आपका एक ही एग्जाम होता है, वन एग्जाम पैटर्न होता है आपका, और 720 आउट ऑफ 720 का आपका पेपर होता है। मतलब टोटल अगर जो आप 720 में से आते हैं तो आप एम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो आपका एम्स मेडिकल कॉलेज है टॉप का, तो आप उसके लिए अपीयर हो जाते हैं। ये जो हमारा नीट का एग्जामिनेशन होता है आफ्टर क्लास 12। अब मैं आपको और बता दूं कि इसको पढ़ाने का आपका मतलब जो नजरिया है ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि जो जेईई एडवांस है ये सेकेंड टफेस्ट एग्जाम है वर्ल्ड का। सेकेंड एंड थर्ड रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है हमारी। अगर जो आपको, और ये वाला भी आपका ही इसी रैंक में ही आता है। अब अगर जो आपको इसे क्लियर करना है तो आपको अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिए, अगर जो टॉप 100 के अंदर आपको आना है तो आपको इस रैंक के लिए अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी क्लास 7 से। तो इसीलिए हमारी जो टीम है उसने ये डिसाइड किया है कि आपको आईआईटी फाउंडेशन जैसे कोर्सेज से भी रूबरू करवा दिया जाए। कुछ नहीं है, बस आपकी जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है उसको, मतलब जो सोचने का आपका तरीका है पढ़ाई का, केमिस्ट्री का, उसको बदलने के लिए ये सीरीज स्टार्ट करी जा रही है। तो चलिए मैं अब शुरू करता हूं आपका ये चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है देखिए। जो आपका पहला चैप्टर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के ऊपर बात कर रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, आपने क्लास 6 के अंदर भी मैटर्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा, वैसे तो मैं बेसिक से बिल्कुल आपको बताऊंगा ही। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, और ये थोड़ी सी यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रही होगी बड़ी सी, ये कौन सी फिगर है, ये पूरी की पूरी ये हमारी, ये कौन सी फिगर है। अब ये हमें बताती है, जैसे कि मान के चलिए कि आपके नेचर्स के अंदर कुछ फिनोमिनास पहले से ही चल रहे होते हैं, मतलब आसपास, मतलब जैसे मैं फिनोमिनास की बात करूं, जो नेचर के होने वाली एक्टिविटीज हैं वो चल रही होती है, जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, पानी का उबलना, राख का जल मतलब पेपर का जलना, लोहे में जंग लगना, पानी का भाप बन के उड़ जाना, सब्जी का पकना, चावल का पकना, पंखे से जो लगा हुआ घर में पोछा होता है वो सूख जाना। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें होती हैं, ये फिनोमिनाज नेचर में हो रहे होते हैं। और जो बिल्कुल केमिकल लेवल पे हो रहा होता है उसकी बात हमारी केमिस्ट्री करती है। अब मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा और बताते हुए चलूं तो हम साइंस को पढ़ते हैं, और साइंस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये हमारी 3 पार्ट के अंदर हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री मतलब साइंस पूरी की पूरी डिवाइड है। अब इसमें एक रोल आपका आता है केमिस्ट्री का, आपको नहीं पता होगा मैं आपको बता दूं, और एक रोल होता है आपका फिजिक्स का, और एक रोल होता है आपका बायोलॉजी का। इसके अंदर जो आप स्टडी करते हैं नेचर के फिनोमिनास को तो स्टडी कर ही रही होते हैं आप, पर आप साथ के साथ क्या देखते हैं, इसमें फिजिकली जो आपकी सारी चीजें हो रही होती है, मतलब फिजिकल लेवल पे जो चेंजेस आ रहे होते हैं आप उसके बारे में जानते हैं। मतलब आप बिल्कुल डेप्थ में नहीं जानते, जैसे मान के चलिए किसी ने आपके ऊपर फोर्स लगाया, या फिर आपको शॉक फील हुआ, या फिर कहीं पर बिजली गिरना, या फिर मोशन में आना, वेलोसिटी गेन करना, एक्सेलरेशन गेन करना, स्पीड गेन करना, डिस्टेंस को कवर करना, ये बात होती है हमारी फिजिक्स के अंदर। जनरली हमारी केमिस्ट्री जो होती है इसके अंदर भी बात नेचुरल फॉर्मूला मतलब फिनोमिनास की ही बात हो रही होती है, पर इसके अंदर क्या चीज है हो रही होती है, पर इसके अंदर हम केमिकली चीजों को देखते हैं। मतलब बॉन्डिंग कैसे होती है, दाल पक कैसे जाती है, पानी उबल कैसे जाता है, उबल के कहां चले जाता है, रस्टिंग क्यों होती है, रस्टिंग होने के बाद मतलब क्या नाम है, फिर वो ब्राउन क्यों हो जाता है, उसका ऐसा कलर क्यों आ जाता है। ये सारे सवाल जो हमारे दिमाग में बन रहे होते हैं, या फिर धूप में रखा हुआ पानी गायब कहां हो जाता है ना। कई बच्चों का भी सवाल होता है, कई दिन देखते पानी वहां पर था, ज्यादा गर्मी हो तो पानी गायब हो गया, एसी से पानी क्यों निकलता है। कई बच्चों का ये भी सवाल बनता है कि एसी जब हमारे एयर कंडीशनर घर में चल रहा होता है तो उससे पानी निकलता है। तो ये सारे सवाल जो होते हैं वो किसमें आते हैं, हमारी केमिस्ट्री के अंदर, जो हमें जवाब देती है। बायोलॉजी के अंदर आपकी जो बॉडी
जो होती है, जो फिनोमिना करती है बॉडी के अंदर और या मेडिसिन के अंदर, जो मेडिकल साइंस को जानते हैं, या फिर आपका सारी चीजें जो होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, आपकी ग्रोथ हो गई और न्यूट्रिशन हो गया, ये सारा का सारा आपको बायोलॉजी में पढ़ना होता है। जो आपकी बॉडी के अंदर जो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रहा होता है वो आपको बायोलॉजी बताती है। मैं जिस सब्जेक्ट को डील करूंगा वो है आपका केमिस्ट्री। मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सी चीज है। अब मैं केमिस्ट्री के अंदर आपको एक चीज और भी बताते हुए चलूं कि हमारी जो केमिस्ट्री है वो आसान होती है। आसान क्यों होती है? जैसे आपने कई लोगों से, आप जब बड़ी क्लासेस में जाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कई बच्चे इस सब्जेक्ट को इतना बुरा बोलते हैं कि पूछो मत। बुरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ रूल्स एंड डेरिवेटिव ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए वो एक प्रॉपर्टी को शो कर रहे थे बिल्कुल डायरेक्टली। अब क्या हुआ कि एक प्रॉपर्टी में से एक एलिमेंट निकल करके, एक एटम निकल करके बोला कि ये चीज मैं नहीं करूंगा, मैं दूसरी चीज करूंगा, तो उसे एक्सेप्शन का नाम दिया जाता है। तो जो एक्सेप्शन का हमें नाम दिया जाता है वो अलग हो जाता है, जिसकी वजह से केमिस्ट्री को थोड़ा गंदा बोला जाता है। मैं आपको बता दूं, है ना, कई लोगों के एक सवाल ही होता है, लाल में हरा डाल के पीला कैसे निकाल दिया, ये भी होता है। तो वो जो लॉजिक होता है वो लॉजिक हमें केमिस्ट्री बताती है कि कलर चेंज क्यों हो जाता है। तो ये जो सिंपल सा काम है ये हमारी केमिस्ट्री का होता है। अब केमिस्ट्री के अंदर स्कोप क्या है आपका, मैं ये बता दूं। स्कोप है आपका मेडिकल साइंस, सबसे बड़ा स्कोप है आपका मेडिकल साइंस हो गया पहला, मेडिसिन के अंदर। जिसके अंदर आपको मेडिसिन के बारे में जानना होता है। फिर दूसरा जो आपका हो गया यहां पर मेडिकल साइंस हो गया। फिर दूसरा जो आपका होता है बायोटेक। आपको नाम बड़े अजीबो गरीब लग रहे हो कि आप बहुत छोटी क्लास के अंदर हैं। बायोटेक मतलब बायोलॉजी, मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर किन किन मेडिसिन का सबसे ज्यादा यूज होता है वो इसके अंदर होता है। तीसरी चीज होता है आपका केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। अब केमिकल इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर समझ जाएं, केमिकल इंडस्ट्री का मतलब यहां पर ये नहीं है, यहां पर मतलब है केमिकल इंडस्ट्री का जो हमारा है मतलब जो बता रहा है केमिकल इंडस्ट्री, मतलब जैसे सीमेंट बन के हमारे घर में पहुंचता है, ब्रिक बन के हमारे घर में पहुंचता है, उसके बाद जो हमारे घर में बेवरेजेस आते हैं, सारे के सारे खाने पीने के सामान वो पैकेट्स के अंदर स्टोर होकर के आता है ना। चिप्स के अंदर गैस भर के क्यों आती है? तो ये जो सारे के सारे सवाल हैं वो किसके अंदर होता है? केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हमें बताया जाता है। मतलब इसको अगर जो मैं आसान भाषा में समझाऊं, कोई चीज आपके घर में बनी, लैब में बनी, मतलब घर आप मान लीजिए जो लैब में बनी, जो लैब होती है केमिस्ट्री की जहां पर केमिकल्स रखे हुए होते हैं वो बनी, और उसे मास लेवल पे क्या करना, एक्सपोर्ट करना, मतलब उसे मास लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करवाना। जैसे मान के चलिए कि आपके घर में खाना बनता है 4 लोगों का, जो कि आपका खाना किसके अंदर बना, लैब के अंदर बना, जो आपकी स्कूल केमिस्ट्री इन सारी जगहों लैब के अंदर बना। फिर उसके बाद आपका जो मास लेवल का, मतलब जो मास लेवल का प्रोडक्शन हो गया, जैसा जो केटरिंग सिस्टम चलता है या हलवाई का काम जो लोग करते हैं, वो उसमें कितने लोग खाते हैं, 70 से 80 लोग या 40 से 45 लोग करीबन खाना खाते हैं, तो उतना कैपेसिटी थोड़ी ना होता है। तो जो मास लेवल पे इंक्रीमेंट करवाने का आता है वो केमिकल इंजीनियर का होता है काम। तो केमिकल इंजीनियर क्या करवाता है, मास लेवल पे एक्सपोर्ट करवाता है। सबसे बड़ा करियर इसके अंदर ये है। मेडिकल साइंस के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है मेडिसिन बनने के लिए। आपने पैरासीटामोल का नाम सुना होगा, क्रोसिन 650 का नाम सुना होगा। तो ये जो नाम है, ये नाम डिराइव कैसे हुए, इनके नामों को रखा कैसे गया, वो बात हमारी बनी कैसे, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या रहा, उनकी अरेंजमेंट क्या रही, एटम कैसे कंबाइन हुए, कितने फोर्स से हुए, कौन कौन से एटम हुए, वो जवाब हमारी देती है मेडिकल साइंस। तो इसके अंदर भी सबसे बड़ा रोल होता है। बायोटेक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि जब किसी भी, आपने आजकल सुना होगा कि कोई इंसान अमेरिका में बैठा हुआ यहां ऑपरेशन कर देता है इंडिया के अंदर, आपने ये लाइन जो सुनी होगी, तो ये इसमें बायोटेक का मतलब है टेक्नोलॉजी, और बायोलॉजी तो आपकी नॉर्मल है ही, और बायोलॉजी है तो आपको मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी। मतलब आप बीमार पड़ेंगे, आपको मेटाबॉलिज्म प्रोसेस गड़बड़ होगा। जैसे मान के चलिए आप कहीं घूमने गए, घूमने के बाद आए तो आपको देखा बुखार चढ़ रखा है, तो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, तभी तो बुखार आया। तो बुखार आने की वजह से आप क्या लेंगे, मेडिसिन लेंगे, और मेडिसिन लेने की वजह से आपकी बॉडी में केमिस्ट्री का रोल रहेगा। तो ये सिंपल सी बात यहां पर कहता है। अब जब बायोटेक ये बात होती है तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट कर दिया जाता है। मैं थोड़ा आपको और भी बता दूं टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट कैसे। जैसे पहले के टाइम में हमारे यहाँ जो मेडिसिन का यूज होता था वो जनरली, जैसे मान के चलिए किसी इंसान को बुखार हो गया तो उसको हाथ से टच करके पता लगा दिया जाता था, या फिर क्या नाम है,
कोई एक्सपर्ट होता था हाँ कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक अंदाजा होता था कि हम इसको देख लेंगे, तो उससे पता कर लिया जाता। पर जब टेक्नोलॉजी आई तो हमारे यहाँ क्या आया, मरकरी थर्मामीटर को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर डिजिटल थर्मामीटर आया जिससे हम टेम्परेचर किसी बॉडी का इंक्रीज या आउट होता है तो हम क्या देख सकते हैं उसके अंदर, जो पता लग जाता है कि बुखार है कि नहीं है। वैसे ही शुगर मशीन्स को नापने के लिए, जब हमें शुगर होता है, किसी कई लोगों को शुगर होता है, डायबिटीज होता है, तो ये जो बीमारियां होती हैं तो उसको नापने के लिए क्या होता है, मेजरमेंट सिस्टम होता है, एक मशीन होती है और वो क्या करती है, एक टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे बनी होती है, तो उसे बायोटेक इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब आप इंजीनियरिंग भी साथ के साथ करते हुए जा रहे हैं और आपका क्या नाम है, आप बायोलॉजी के ऊपर भी जितनी मशीनरीज हैं वो बन रही हैं। आपका आई चेकअप होता है, आपके आई चेकअप के अंदर जो लेंसेज में कोई दिक्कत होती है तो उसकी वजह से होता है, लेजर ऑपरेशंस होते हैं, या फिर ओएमआर मशीन्स होती हैं जो आपने नाम सुने होंगे, सिटी स्कैन होता है। तो ये जो सारे के सारे जो हमारे मशीनरीज रही वो किसके अंदर रही, बायोटेक इंजीनियरिंग के अंदर रही। तो ये आप कब समझ पाएंगे, जब आप केमिस्ट्री को बहुत डिटेल में समझेंगे या फिर आप उसको इन्वायरमेंटली फील करेंगे, तभी आप इन सब चीजों को पकड़ पाएंगे। मैं आपको बता दूं, एक बात बताऊं, कोई एग्जाम टफ नहीं होता और कोई एग्जाम सबसे ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता। मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, ऐसा क्यों, क्योंकि आपके अगर जो वो एग्जाम, अगर जो आपके दिन और रात प्रैक्टिकलिटी में बीत जाए, मतलब अगर जो आप प्रैक्टिकल हो करके उसको दिन रात सोचें, तो क्या आपको लगता है कोई एग्जाम टफ होगा। आपने बड़े बड़े साइंटिस्टों का नाम सुना होगा, जॉर्ज डाल्टन, जे थॉमसन, अभी आप सुनेंगे आगे इनके नाम। इनको कैसे पता लगा, ये दिन रात अपनी थीसिस, अपनी थ्योरी के अंदर खोए हुए रहते थे, और जब ये खोए हुए रहते थे तो एक रिजल्ट निकल करके जरूर आता है एक ना एक दिन। अगर जो आप अपने ही काम के अंदर खोए हुए हैं तो आपको सक्सेस मिलना ये तय है, ये चीज ध्यान रखिए आप। तो यही बात हमारी केमिस्ट्री करती है। अब चलिए मैं आपको चैप्टर शुरू करता हूं जो हमारा बता रहा है। कीवर्ड्स मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को खत्म होने के बाद आप किन किन चीजों को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप मास मैटर को डिफाइन कर चुके होंगे, मतलब समझ चुके होंगे बिल्कुल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ। आप मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स, एटम को समझ चुके होंगे, नोन एज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने क्या, थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि आपने जनरली देखी होंगी डेली लाइफ में, ये हो गई। और मैं आपको दो स्टेट और बताऊंगा, एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ना उसकी कोई डेफिनेशन होगी ना कुछ होगी, मैं जैसे जैसा बताते जाऊंगा आप सुनते जाइए, आसानी से समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटर कन्वर्जन मैटर्स एंड कोरिलेटेड इट विद आवर डे टू डे एक्टिविटीज। आप डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर कैसे एनालिसिस करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कुछ प्रोसेसेस यहाँ पर, जो पहली फोटो यहाँ पर लगाई गई थी, जैसे लिक्विड से गैस में जाना, वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड में आना, कंडेंसेशन, और उसके बाद फिर हमारा सॉलिड से किसके, डिपोजिशन, फिर गैस से किसके अंदर आना, सॉलिड के अंदर, हमारा सब्लिमेशन, फिर उसके बाद लिक्विड से हमारा जब अगर जो इसमें जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट, और जब इधर से आए तो मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग और मेल्टिंग तो जनरली नाम सुने हुए होते हैं, वेपराइजेशन भी सुना हुआ था, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन और डिपोजिशन थोड़ा कम सुनते हैं, मतलब 7th क्लास के बच्चे, वैसे तो बाकियों को पता होता है। तो ये जो होते हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या है, प्रोसेसेस हैं और डे टू डे एक्टिविटी में परफॉर्म हो रहे होते हैं। मैं इतने एग्जांपल आपको दे दूंगा कि आप उसे अपने आप ही समझ जाएंगे। लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर्स लाइक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर एंड ऑलवेज कंपेयरिंग द मेटल्स एंड नॉन मेटल। आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, आइटम्स, इन सब के बारे में आप जान चुके होंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स हैं उनके बारे में भी आप जान चुके होंगे। मतलब आपने मक्खन, छाछ में से मक्खन निकालते हुए देखा होगा मम्मी को, या फिर गंदे पानी में से साफ पानी को निकालते हुए देखा होगा। ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर है, हमारे मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो ये जो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा मैटर के बारे में। देखिए, मैटर की थ्योरी जॉन डाल्टन सर ने दी थी, जो कि हमारी बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया, जिसकी वजह से केमिस्ट्री में बहुत सारे परिवर्तन हुए। मैटर क्या होते हैं, मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जो अपना मास ऑक्यूपाई करते हैं, जिनके अंदर क्या हो, स्पेस ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी और जिनका खुद का मास, वो हमारे क्या है, मैटर्स हैं सारे के सारे। अब ये मैटर्स की बात होती है तो इन मैटर्स का क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है
तीन टाइप में, जो कि इनका फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर और मिक्सचर में कर दिया जाता है। क्या कहानी है? प्योर की प्योर होता है जिसके अंदर जिसका मोलर बिल्कुल सेम हो, और जो मिक्सचर होता है हमारा वो टू टाइप में क्लासिफिकेशन होता है, मतलब एक होमोजीनियस एक हाइड्रोजीनियस, मतलब पानी के अंदर चीनी मिलाना होमोजीनियस, और जो हमारा क्या नाम है पानी के अंदर सैंड मिलाना मतलब रेत मिलाना वो हमारा हाइड्रोजीनियस। तो ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स हुए दोनों, इनको हमें डिटेल में समझना होता है। तो आज आप लोगों में थ्योरी बता दूं क्या है। ये मास एंड स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड कॉमनली इज कॉल्ड द मैटर, ये हमारे मैटर होता है। हेंस मैटर कैन बी डिफाइंड एज एवरी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड हैज द मास, ये क्या है हमारे सारे मासेस हैं, एंड द particles of matter which retains all the properties of matter and has the independent existence, ये क्या करते हैं इंडिपेंडेंटली एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सॉलिड भी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, फिर उसके बाद लिक्विड भी हमारा एटमॉस्फेयर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, गैस तो आपको पता ही है हर एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, मतलब मेटल्स हैं। These the arrangements of the molecules give the rise to the variation in the physical appearance and behavior of matter basis on the physical appearance and behavior matter can be classified into the three state। मतलब जो चीज रिजिड रही हमने उसको देखा, उसके बिहेवियर को जज करा तो हमने उसका नाम सॉलिड दिया। जैसा आपने अपने दोस्तों का नाम बहुत रखा होगा, जैसे उसके व्यवहार पे उसका असली नाम से उसे नहीं बुलाया जाता क्लास के अंदर, मतलब अपनी दोस्ती यारी के अंदर उसको असली नाम से जो उसका है रखा जाता है उससे नहीं बुलाया जाता, उसकी हरकतों पे उसका नाम रखा जाता है, मतलब हरकतें क्या जैसा उसका बिहेवियर होता है। अब वो जो नाम अपने दोस्तों का आप रखते हैं तो आप वो ध्यान रखिए। तो उसी हिसाब से हमारी केमिस्ट्री ने भी काम किया, उन्होंने क्या करा कि जैसे जैसे जिसका बिहेवियर, जैसे जैसे जिसका फिजिकल अपीयरेंस दिखा, उन्होंने वैसे वैसे ही उनके नाम रखे, मतलब यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस जो कि सबसे बड़े नाम रहे। अब मैं आपको बताऊं इनके थोड़े क्लासिफिकेशन जो कि आपको ध्यान रखना है। क्या हो रहा है, राइटिंग क्यों नहीं साफ आ रही है भाई? शायद अब आए। हाँ भाई देखिए, मैटर्स की क्लासिफिकेशन को हम दो पार्ट के अंदर बांटते हैं। पहला है हमारा क्लासिफिकेशन और दूसरा है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। देखें, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे होते हैं तीन टाइप, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये होते हैं। केमिकल के अंदर हमारे दो होते हैं, एक प्योर और एक मिक्सचर। प्योर कौन से होते हैं? प्योर के अंदर हमारे आते हैं, पहला जो होता है कंपाउंड, और दूसरा एलिमेंट्स। एलिमेंट ये हो गए। और फिर इसके अंदर जो होते हैं ये होमोजीनियस और एक होता है हाइड्रोजीनियस। हाइड्रोजीनियस। अब कंपाउंड्स के अंदर हमारा क्लासिफिकेशन यहीं रुक जाता है। एलिमेंट्स के अंदर हमारा तीन पार्ट में बढ़ जाता है। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा होता है हमारा मेटालॉइड। मेटालॉइड। इस टाइप के हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं कुछ। कंपाउंड्स के अंदर हम बात डिटेल में करेंगे जो कि हमारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, तीन टाइप के हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं। मेटल्स कौन से होते हैं? जो हमें हार्ड होते हैं,
जनरली शाइनेबल होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते, ज्यादातर गैसेस स्टेट में मिलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और जनरली क्या दिखते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है ही, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। ये मेटलॉइड्स क्या है, ये अपनी प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को कंबाइन करते हुए अपना नेचर दिखाते हैं, मतलब इन्हें सेमी कंडक्टर के नाम से भी थोड़ा बहुत जाना जाता है। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, जो इन दोनों की प्रॉपर्टी को ले ले वो मेटलॉइड्स कहेगा हमारे एलिमेंट्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन रहा। सॉलिड्स क्या है, ये हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन है, जो कि हम बाहरी ढांचे को देखते हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। ये हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर हम केमिकली चीजों को देखते हैं कि केमिकली बदलाव कैसे आएगा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, ये सारे के सारे जो बदलाव हैं ये हम उसके अंदर देखेंगे। अब सॉलिड्स कैसे होते हैं हमारे, सॉलिड्स होते हैं हमारे रिजिड, और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास पैक होते हैं। और लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, थोड़ी स्पेसिंग होती है कुछ इस टाइप की, इस टाइप की। गैस के अंदर क्या होता है, बिल्कुल दूर दूर, ये कंटेनर, ये कंटेनर और एक ये कंटेनर, ये कुछ हमारा अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स कुछ और नहीं, जो एटम से बने हुए होते हैं, और मैटर्स की फंडामेंटल नीड भी हमारी मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। मतलब एक एटम हो गया हमारा ऑक्सीजन, एक एटम हो गया हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन हो तो बना मॉलिक्यूल। आसान भाषा में एक हो गया ऑक्सीजन, एक दूसरा ऑक्सीजन, मतलब जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, जो आप इनहेल कर रहे हैं वही वाली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन क्या हो गया, ये दोनों एटम है सेपरेटली, ये कंबाइन हुए बना मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से ही हमारे क्या बन जाते हैं फिर, ये फिजिकल अपीयरेंस में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिखता है, सॉलिड के अंदर आपका चेयर हो गया, बुक हो गया, और आपके आसपास रखी हुई जितनी भी चीजें जिसको आप हार्डली छू सकते हैं वो सॉलिड में आ गई। लिक्विड तो आपको पता ही होगा, वाटर, जूस, मिल्क और सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी भी हमारी आती हैं वो लिक्विड्स के अंदर आ गई। और गैसियस स्टेट क्या है, जो कि आपको, जिनके मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं, जिनको आप नेकेड आइज से जल्दी देख भी नहीं पाते, वो सारे के सारे क्या है, हमारे गैसियस स्टेट के अंदर आते हैं। अब इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ये हमारा थोड़ा डिटेल टॉपिक है जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने इतना समझ लिया, अब मैंने आपको एक वादा किया था कि आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तो मैंने बता दिया। अब एक स्टेट हमारी होती है प्लाज्मा, और बहुत तगड़ा फैक्ट भी है इसके ऊपर आपके लिए। प्लाज्मा एक स्टेट होती है, और सेकंड स्टेट जो होती है हमारी बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट। कंडन स्टेट, ये दो टाइप की हमारी स्टेट्स होती हैं। अब ये स्टेट बताती क्या है हमें, मैं आपको थोड़ा और बताऊं। जैसे आपने सॉलिड से कन्वर्ट किया, हाँ ठीक, रेड कलर चुन लिया, और हाँ ठीक है, और एक थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, ठीक है। अरे यार शेप कर नहीं लिया, ये फिर ये, फिर ये, ये रहा लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट। अरे ये क्या हो गया,
बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट, ये हमारी स्टेट हुई। फिर ये स्टेट यहीं से आकर के फिर दोबारा से वापस यहीं पर ही हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला जो हमारा पार्ट है कन्वर्जन रहेगा। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, हमारी जो एनर्जीज है, मैं एनर्जीज के बारे में थोड़ा आपको बता दूं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, वो 3 टाइप की है। पहली है हमारी हीट, दूसरी है हमारी लाइट, और तीसरी है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मान के चलिए, आप वही समझ लीजिए। अरे ना 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 भाई ना, इलेक्ट्रिक सिटी। 3 टाइप की हमारी एनर्जीज हैं जो कि एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। अब आपको ये नहीं सोचना कि उबाल देंगे, गर्म कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, भाषा जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसके अंदर समझिए, इसको नहीं समझना। तो अब आपका जो ये वाला पार्ट है, अब मैं इससे कवर कर रहा हूं। अगर जो मैंने इन तीनों में से किसी भी एनर्जी को बढ़ाते हुए चला तो वो टूटना शुरू कर देती है, ये आपको भी पता है। मैं यहाँ पर हीट एनर्जी का यूज कर रहा हूं क्योंकि आपकी 2 एनर्जीज आपके कोर्स में अभी नहीं है। ये थोड़ी बहुत है भी लाइट, पर ये अभी नहीं है आपके कोर्स के अंदर 7th लेवल के हिसाब से। तो मैंने क्या करा, यहां पर हीट को राइज करना शुरू कर दिया। ये हीट का एक सिंबल होता है जिसको ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल ऊपर बनाते हैं। तो वो क्या करेगा, सॉलिड से लिक्विड में पहुंचेगा, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है, अगर जो यहाँ पर एनर्जी देंगे तो क्या करेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो लग रहा है दोनों के बीच में, जिससे पकड़ रखा है। आप अपने दोस्त का हाथ पकड़ के रखते हैं तो कैसे रखते हैं, उसको बिल्कुल टाइट पैक करके रखते हैं ना। तो जैसे ही आप पैक करके रखते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, एक फोर्स लग रहा होता है, वही फोर्स यहाँ बॉन्डिंग में भी लग रहा होता है। और जैसे ही क्या करेंगे, एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। अब गैस स्टेट में आ गया जो कि हमें जनरली दिखता है। अब हमने क्या करा, थोड़ी एनर्जी और इंक्रीज कर दी, आसान भाषा में थोड़ी एनर्जी और इंक्रीज कर दी, और वो फिर पहुंच जाता है प्लाज्मा के अंदर। अबे प्लाज्मा कौन सी बला है, देखिए हर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। मतलब एक एटम है तो एटम के अंदर ये पूरा का पूरा एटम है और उसके अंदर चार्ज है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एटम है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है उनका प्रोटॉन, और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इन तीनों के अंदर ये प्रेजेंट है बिल्कुल बॉन्डिंग में, ये तीनों के तीनों क्या थे, बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। अब जैसे ही ये बॉन्डिंग यहां पर टूटना शुरू करेगी तो ये चार्जेस हो जाते हैं सेपरेट, मतलब ये अलग अलग हो जाते हैं, और इसी स्टेट को कहते हैं आयोनाइजेशन स्टेट। ये इस स्टेट को क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन स्टेट। जैसे ही ये टूटना शुरू करते हैं, ये अपनी 5वीं स्टेट, मतलब 4थी स्टेट जो है, प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं। अब यहां से एक ट्विस्ट और होता है, इसी स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। और मैं आपको एक फैक्चुअल डाटा बताऊं कि पूरा का पूरा यूनिवर्स, 97% यूनिवर्स जो है हमारा, वो प्लाज्मा से ही बना हुआ है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि आपका जो यहाँ पर प्लाज्मा, ये जो स्टेट है 4थी स्टेट जो है, पूरा का पूरा यूनिवर्स क्या है, 97% प्लाज्मा मैटर से ही बना है। मतलब जो हमारी मैटर की 4थी स्टेट है वो प्लाज्मा, और सबसे ज्यादा प्लाज्मा मिलता कहां है मैं ये भी आपको बताऊंगा, और दिखता कहां है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट क्या है, ये कौन सी नई हो रही, देखो यहां तक हमने क्या करा, हीट को इंक्रीज करते गए। मैं आपको थोड़ा बताऊं, जैसे मैं इसको हटा दूं यहां पर, अरे डिलीट डिलीट, ये रहा। अब मैं आपको थोड़ा बताऊं, जब आपने क्या करा, यहां पर हीट को इंक्रीज करते गए, एनर्जी बढ़ाते गए, तो किसमें आ गया, प्लाज्मा के अंदर। अब आप क्या करें, यहां पर घटाते चले, मतलब आप यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट को इंक्रीज करते चले, और जैसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होगा वो सॉलिड के अंदर जमना शुरू हो जाएगा। और जब वो सॉलिड के अंदर जमना शुरू हो जाएगा तो एक स्टेट ऐसी पहुंचेगी, मतलब एक स्टेट पहुंचने के बाद, मतलब आखिरी में बिल्कुल मान के चलिए किसी इंसान को -21 डिग्री सेल्सियस तक वो झेल सकता है। मतलब -21 डिग्री सेल्सियस बहुत पीक होता है, इसके बाद इंसान शायद बचे चाहे ना बचे, बहुत मुश्किल होता है वहां सरवाइव कर पाना। इतना डिग्री सेल्सियस आप मान के चलिए किसी सॉलिड ने झेल लिया। अब आपने क्या करा, उसको थोड़ा और प्रेशर, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को इंक्रीज करते गए, आपने उसको पहुंचा दिया 200 डिग्री सेल्सियस तक, -200 डिग्री
सेंटीग्रेड तक आपने पहुंचा दिया। जैसे और टेम्परेचर को इंक्रीज करा, इंक्रीज करते करते आप इतना पीक पे लिया है कि उसके अंदर के जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज थे ये मिल गए और इन्होंने क्या बना दी, एक आखिरी स्टेट बना दी, बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। इसका जो फैक्चुअल डाटा है मैं आपको बताऊं कि इसका इस्तेमाल कहां होता है, ये ज्यादातर हमें लैब्स के अंदर देखने को मिलता है और हमें ये देखने को जनरली नहीं मिलता, पर ये हमें दिखने को मिल जाता है। अब हमने क्या करा, जैसे ही ये हमने आपको देखना होगा ये होगी, तो ये जो हमारा पार्ट है पूरा का पूरा बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट वाला है जो कि जनरली हम देख रहे हैं। तो ये इसकी खासियत क्या है कि जब लाइट हमारी ट्रेवल करती है तो लाइट की स्पीड होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी लाइट की स्पीड होती है। ये लाइट की स्पीड क्या करती है, इतनी तेज होती है, मतलब आपकी आंखों के सामने से लाइट गुजर जाएगी और आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज है। अब जब ये स्पीड इतनी तेज कैरी करती है तो इसके अंदर जब बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट के अंदर लाइट को पास करवाया, जैसा आपने रिफ्रैक्शन वाले एग्जांपल देखे होंगे, लेंस में से लाइट पास करवाना, बोतल में से लाइट पास करवाना, तो वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर पास कर जाती है, सॉलिड स्टेट के अंदर भी कभी कभी लाइट पास कर जाती है, मतलब लेजर लाइट की बात कर रहा हूँ, पास कर जाती है। फिर गैसियस स्टेट के अंदर भी पास कर ही जाती है ज्यादातर। प्लाज्मा के अंदर तो लाइट का सबसे बड़ा रोल होता है। और जैसे ही बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट के अंदर लाइट आती है, इसका 17 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स उसकी स्पीड हो जाती है। मतलब लाइट आप अगर जो उस मैटर इतना बड़ा अगर जो बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट है, तो अगर जो आपने लाइट को पास करा और पास करने के बाद आपने क्या देखा, जैसे ही आपने उसको पास करा वो पास होगी तो आपको लाइट बिल्कुल जाते हुए दिखेगी। जैसे आपके बगल से कोई निकलता है तो आप देख लेते हैं ना तुरंत, या फिर कोई इंसान जाते हुए धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में वीडियो चलाते हैं तो आपको बिल्कुल स्लो मोशन वाला फील आता है ना, तो वैसे ही लाइट आपको उस स्टेट के अंदर जाती हुई दिखेगी बिल्कुल। वैसे लाइट को आप देख नहीं सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। वो स्टेट हमारी कौन सी थी, बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। अब मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली थोड़ा डाटा बता दूं, हिस्ट्री बता दूं, बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट इसका नाम कैसे पड़ा, कि इसमें बोस भी है, आइंस्टीन भी है, कंडेंस स्टेट भी है। देखिए हमारे यहाँ सत्येंद्र नाथ बोस जो कि हमारे यहाँ केमिस्ट्री के अंदर एक प्रोफेसर थे, जिन्होंने क्या करा, एक अपना जर्नल पेश किया। मतलब जर्नल कुछ और नहीं होता, जो एक नई इंसान जब खोज करता है तो वो जर्नल को लिखता है और लिखने के बाद उसे पब्लिश करवाया जाता है और पब्लिश होने के बाद इंसान को उसको क्या मिलता है, उसको कुछ मनी मिलती है जो कि उसके रिसर्च के बदले उसे दी जाती है। मतलब एक प्राइज मनी डिफाइंड होती है जो उसे मिलती है। तो वो कोलकाता के अंदर पढ़ाते थे, कोलकाता के अंदर ही हो रहे थे, वो वहां पर पढ़ाते थे, तो उन्होंने उस जर्नल को लेके गए और कहा ये मेरा पब्लिश कर दो, पर कोलकाता न्यूज़पेपर वालों ने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया। जब उन्होंने मना किया तो मना करने का उन्होंने क्या करा, एक लेटर लिखा अल्बर्ट आइंस्टाइन को, और आइंस्टाइन को अपना रिसर्च पेपर साथ के साथ अटैच करके भेज दिया। कहां पर, अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो फोर्थ स्टेट भी हमें मिल गई, मतलब फिफ्थ स्टेट भी हमारी मिल गई। जब हमारी फिफ्थ स्टेट मिल गई तो उन्होंने कहा कि इसको अब लैब के अंदर देखा जाए, और लैब के अंदर जब इस चीज को देखा गया तो वहां पर ये दिखा कि ये भी एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो कि आपको जनरली देखने को नहीं मिलती है, और एटमॉस्फेयर में भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना भी टेम्परेचर डाउन नहीं हो सकता कि इस स्टेट के अंदर पहुंच जाए, और इतना भी टेम्परेचर अप नहीं हो सकता कि प्लाज्मा के अंदर पहुंच जाए। वैसे तो प्लाज्मा हमें जनरली दिख जाता है, पर इतना भी टेम्परेचर अप ना हो जाए कि हमें ये चीज दिख जाए, और इतना भी डाउन ना हो जाए कि ये चीज दिखे। ये दोनों जनरली, ये तीनों स्टेट इसलिए जनरली दिखते हैं क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर पाती है, और अर्थ का भी एटमॉस्फेयर ऐसा है कि इन तीनों स्टेट्स को बैलेंस करके रख सकता है। बैलेंस करने का मतलब क्या है, हम अपने इंडिया को देखें तो कश्मीर और लद्दाख के अंदर बिल्कुल कोल्ड है, मतलब वहां पर क्या सॉलिड में चीजें मिल रही हैं, और हम राजस्थान में जाए तो वहां पर गैस या कि तो लिक्विड में ही चीजें मिल रही हैं। जनरली वैसे लिक्विड में ही मिलती है, पर कुछ चीजें होती हैं जो गैसियस स्टेट में बहुत जल्दी वेपोरेट हो जाती हैं हवा के अंदर, तो ऐसे हो गए। फिर हम थोड़ा बीच में आए दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पर ये तीनों चीजें बैलेंस वे में मिलती है, मतलब आपको बर्फ चाहिए तो बर्फ मिलेगी, और पानी चाहिए तो पानी मिलेगा, और पानी की गैस चाहिए तो वो भी मिलेगी, भाप भी मिलेगा। तो ये तीनों चीजें बैलेंस है। हमारे इंडिया के अंदर ही देखें, वर्ल्ड लेवल पे आप खुद सोच लीजिएगा, ये काम हो गया। अब यही चीज यहाँ पर बताई गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे आपने क्या करा, आइस को वाटर, वाटर से सीधा पहुंच गए आप वाटर वेपर के अंदर। तो ये मेनली हमारा पार्ट रहा जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, और जैसे जैसे क्या हुआ, यहाँ पर इंटरमोलिक्यूल्स बहुत पास, यहाँ दूर थोड़ा चिपके, और यहाँ पर बिल्कुल दूर दूर हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर आ गए, जिसको आयोनाइज कर दिया गया। यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, मैं लिख दूं,
आयोन आयोनाइज्ड, हाँ, ये गैस इसके अंदर पहुंच गई। अब उसके बाद हमने आगे क्या देखा, अब धीरे धीरे आपको प्लाज्मा के कुछ एग्जांपल मैं बताऊं। जैसे आपका जो सबसे ज्यादा प्लाज्मा यहाँ पर गेन करता है वो है सन। सन के पास सबसे ज्यादा प्लाज्मा है, सबसे ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा है, क्योंकि सन जो है सबसे ज्यादा हॉट है, और हॉट होने की वजह से वहां पर प्लाज्मा का फॉर्मेशन बहुत तेजी से होता है। जैसे एक नियॉन साइन यहाँ पर दिया गया है, मतलब नियॉन आपने एलईडी लाइट्स या ट्यूब्स को देखा होगा, तो वो सारी की सारी जो दिवाली के अंदर यूज करी जाती हैं वो किसके अंदर आ रही हैं, वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर ही हमें ग्लो करती हुई दिखती है। जो एटमॉस्फेयर में लाइटिंग होती है, जब बारिश होती है तो बहुत तेजी से बिजली कड़कना, जो लाइटिंग हमें दिखती है वो होती है फोर्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा, जो कि हमें यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, स्टार्स भी हमारे प्लाज्मा से बने हुए होते हैं। मैं एक आपको बताऊं, एक स्टार्स एक गैलेक्सी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है एक पूरा का पूरा सोलर सिस्टम भी पूरा का पूरा जैसा हमारा सिस्टम है वैसे के वैसे हो सकता है, क्योंकि ये हमसे लाइट ईयर्स दूर होती हैं। और लाइट ईयर्स दूर होने की वजह से क्या होता है कि हमें ये बहुत छोटी छोटी दिखती है। लाइट ईयर्स का मतलब क्या है कि जो नया शब्द है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारी लाइट दौड़ रही है, तो इतना ही 1 सेकंड में दौड़ रही है। तो आप इसको लगा लीजिए पर ईयर लाइट ईयर, मतलब 1 साल के अंदर जितने भी सेकंड होते हैं उतना दूर हमारा ये डिस्टेंस स्टार्स का होता है। तो लाइट ईयर वाला भी आपका कन्वर्जन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये हमारा बताता है लाइट ईयर वाला पार्ट। सन के पास सबसे ज्यादा प्लाज्मा है, लाइटिंग वाले पार्ट के अंदर जो हमें दिखती है ये भी हमारी क्या है, एक स्टेट है प्लाज्मा की, जो कि हमें दिखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यह जो हमारा चार्ट है मैं इसको बता दूं कि सॉलिड से लिक्विड आपको जाना है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, मेल्टिंग, और फिर उसके बाद अगर जो आपको जाना है तो वेपराइजेशन, और उसके बाद भी अगर जो ऊपर जाना है तो आयोनाइजेशन। वापस प्रोसेस लेकर के आएंगे तो डी आयोनाइजेशन करेंगे, मतलब जो सिंपल सा प्रोसेस है, मतलब उसको ठंडा करना शुरू करेंगे। और जैसे ही आप इसके अंदर सॉलिड के अंदर आना है तो आप क्या करेंगे, सीधा का सीधा डिपोजिशन, और उसके बाद अगर जो आपको लिक्विड से इधर आना तो फ्रीजिंग करेंगे, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना है तो सब्लिमेशन करेंगे। सिंपल सा ये हमारा प्रोसेस है। अब मैं एक एक करके सबके एक एग्जांपल बता दूं। जैसे आपका सॉलिड वाला जो पार्ट होता है, ड्राई आइस देखिए, जो मतलब बिल्कुल पानी में डालते के साथ ही बिल्कुल धुआं धुआं हो जाए, वो सारा का सारा जो हमारा पार्ट होता है वो सब्लिमेशन के अंदर आता है। और धीरे धीरे जैसे ये सॉलिड के अंदर इसमें जाता है तो मेल्टिंग, और इधर आता है तो फ्रीजिंग। ये तो आपको जनरली दिख ही जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। लिक्विड से जब होता है वेपराइजेशन, बादल बनना, जो कि आसान से क्लाउड फॉर्मेशन जो होता है वो वेपराइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। और जब गैस से क्या होता है हमारा, वापस लिक्विड के अंदर आता है, तो ये होता है हमारा कंडेंसेशन, जो कि हमारी एसी वगैरह के अंदर ज्यादातर यूज होता है। मतलब गैस होती है और एयर कंडीशनर से क्या निकल रहा होता है, वाटर निकल रहा होता है, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। प्लाज्मा एक अलग स्टेट है जो कि आयोनाइजेशन और डी आयोनाइजेशन स्टेट के अंदर है, जो कि मैंने आपको डीप में बिल्कुल बता दिया। ये सिंपल सी हमारी थ्योरेटिकल था। ये हमारी फिफ्थ स्टेट है जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट कहते हैं, जो कि लैब के अंदर बहुत मुश्किल और मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया, तो हमें वहां पर ये चीज दिखी। ये हमारी क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट ये थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नए लेक्चर के अंदर, जो कि आपकी आगे की केमिस्ट्री को और अच्छे से बताएगी। आगे आपको अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ना है, एक मॉलिक्यूल्स के दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उसके बारे में जानना है, तीनों कंपैरिजन को समझना है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो आपको मैंने 2 स्टेट एक्स्ट्रा बताई है, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, ये दोनों की दोनों स्टेट आपको क्या है, ध्यान नहीं रखनी है। जनरली मैंने आपको बता दी कि आपको पता होनी चाहिए, पर आपके कोर्स के अंदर ये अभी नहीं है। ये आपको 11th 12th के अंदर थोड़ा बहुत मिलता है, वैसे तो ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाया जाता है। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी ओलंपियाड एग्जामिनेशंस के अंदर देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपके स्कूल्स के अंदर ओलंपियाड के वो भी होते हैं, एग्जाम्स होते हैं। जब मैंने इन एग्जाम्स के बारे में आपको बताया, IIT जेईई नीट, तो ये अगर जो आप ये पढ़ रहे हैं तो आप आपके स्कूल में होने वाले ओलंपियाड एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर जो आपने ओलंपियाड एग्जामिनेशन से अच्छा परफॉर्म किया तो आपके 99% चांस यहाँ है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर भी, मतलब आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है और बहुत अच्छे इंजीनियर और अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये बात हमारी यहाँ पर की जाती है जनरली। तो ये हमारा एक वो था
तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अगर जो ऐसे ही कंटेंट आगे बने रहे आपके पास, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह से आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आप वीडियो को देख पाएंगे और अपने नॉलेज को इनहेंस कर पाएंगे। और मैं आपको एक और बता दूं अच्छी सी बात, कि हमारी एक्सीलेंट क्लासेस की वेबसाइट और एक्सीलेंट क्लासेस के जो नए कोर्सेज हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं, जो कि आप वेबसाइट पे जा करके